चलिए, शुभ संध्या बाबू लोग, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। कैसे हैं आप लोग? मानस देवी, ललन बिहारी, मोहित राज, चले विवेक कुमार जी, सब लोग ठीक हैं? ऋषुआनंद जी। तो आइए, हम लोग कहाँ तक आ गए थे? हम लोग इसमें चर्चा किए थे कहाँ तक बाबू? तो अशोक का, हाँ, एक क्वेश्चन फंसा था, एक क्वेश्चन फंसा था। देख भैया, हमने इस चीज को अध्ययन किया कि लौरिया अरेराज, अरेराज है पूर्वी चंपारण में, लेकिन लौरिया है जहां पर अशोक का स्तंभ है वो है पश्चिमी चंपारण में। तो लौरिया यदि क्वेश्चन पूछेगा, लौरिया नंदनगढ़ ये तो पश्चिमी चंपारण में ही है, लेकिन लौरिया या अरेराज न होगा, केवल लौरिया होगा, यह भी बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। लौरिया और लौरिया नंदनगढ़ यह दोनों बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। गंडक परियोजना भी कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। गंडक परियोजना भी पश्चिमी चंपारण में। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। बहुत अच्छी बात है, आज टॉपिक को और आगे बढ़ावे। आज विश्वकर्मा भवा का नाम लेकर टॉपिक को आगे बढ़ावे। रामपुरबा भी वही है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त का बीना बाधक सिक्का, बीना बाधक सिक्का। अब प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख क्वेश्चन पूछेगा, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख। कल बताए थे कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो मूल रूप से कौशाम्बी में था, अकबर ने इसे प्रयाग में लाकर स्थापित करवाया। अकबर ने इसे प्रयाग में लाकर स्थापित किया। इस पर कितने शासक का नाम? 4 शासक का नाम। अशोक का नाम ब्राह्मी में, प्राकृत भाषा में, समुद्रगुप्त का संस्कृत में, अकबर और जहांगीर का फारसी में। क्वेश्चन पूछेगा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक कौन थे? तो लेखक में 2 ही का पूछता है। लेखक में पूछता है ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख, ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के लेखक कौन थे? तो रवि कीर्ति थे। कौन थे भाई? यहां पर ध्यान से सुनिएगा, क्या है भाई? यहां पर देखिए, प्रयाग स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति लेख के लेखक कौन है? हरिसेन है। ऐहोल के लेखक कौन है भाई? ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के लेखक रवि कीर्ति है। इस रवि कीर्ति या ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख से चालुक्य, वातापी के चालुक्य वंश के शासक, वातापी के चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकेंड, पुलकेशिन द्वितीय का विजय गाथा के बारे में जानकारी मिलता है। अब यहां पर क्वेश्चन माना, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक कौन थे? हरिसेन, जो समुद्रगुप्त का राज कवि थे, दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त का महासंधि विग्राहक, महासंधि विग्राहक, महासंधि विग्राहक एक पोस्ट होता था जिसका अर्थ होता था युद्ध एवं शांति का मंत्री, युद्ध एवं शांति का मंत्री, युद्ध एवं शांति का मंत्री थे। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त के विजय अभियान, विजय गाथा के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही उन्होंने जो विजित राज और गैर विजित राज के साथ जो उनकी नीति था, उनका जो कंसेप्ट था, उसके बारे में जानकारी मिलता है। इसी समुद्रगुप्त को इतिहासकार B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? B.A. स्मिथ। किसने बाबू? B.A. स्मिथ के द्वारा। अब क्वेश्चन पूछेगा समुद्रगुप्त के सिक्का पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है, तो बीना वादक सिक्का किसका है? समुद्रगुप्त का। मयूर शैली का सिक्का, मयूर शैली का सिक्का किसका है? गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम का। आगे बढ़ते हैं, समुद्रगुप्त का बेटवा कौन था भाई? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जहां पर अभी कुतुब मीनार है, उसी के जहां पर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, जहां पर अलाई दरवाजा है, वहीं पर देखिएगा एक आयरन एडिक्ट है मेहरौली दिल्ली में। यह लौह स्तंभ लेख किसका है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय एक ही है।
क्वेश्चन पूछेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के अवसर पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया और चांदी का सिक्का जिसका नाम था और रुपयक, जिसका क्या नाम था भाई, और रुपयक, चांदी का एक सिक्का जिसका क्या नाम था और रुपयक। हो गया। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा इनके बारे में मेहरौली स्तंभ लेख से, मेहरौली लौह स्तंभ लेख से जानकारी मिलता है। गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम का मानसेहरा। क्वेश्चन पूछेगा कि गुप्त शासक को कौन सा जिसके बारे में अभिलेख बहुत ज्यादा मिला, तो कुमार गुप्त प्रथम का सबसे ज्यादा अभिलेख मिला है। कुमार गुप्त प्रथम का सबसे ज्यादा अभिलेख मिला है जिसमें मानसेहरा है सबसे बढ़िया। अब क्वेश्चन पूछेगा कुमार गुप्त प्रथम के विजय गाथा की चर्चा, कुमार गुप्त प्रथम के विजय गाथा की चर्चा मानसेहरा अभिलेख से मिला है। अस्कंद गुप्त, ध्यान सुनिएगा, गुप्त शासक अस्कंद गुप्त के बारे में रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर क्वेश्चन बनता है। जिस तरह से कल हमने बताया था कि संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन था, तो कलहन की रचना राजतरंगिनी, राजतरंगिनी, याद आया। अब क्वेश्चन पूछेगा उत्कल वंश के बारे में, लोहार वंश के बारे में इससे जानकारी मिला, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सर राइट साइड देख नहीं रहा हूं, थोड़ा सा लेफ्ट कीजिए, चलिए आप लेफ्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछे कि संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम ऐतिहासिक अभिलेख, प्रथम ऐतिहासिक अभिलेख कौन है भाई, तो क्या कहेंगे, शक शासक रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख है। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख है। क्या है इस अभिलेख में बाबू, ध्यान से सुनिएगा, क्या है इस अभिलेख में। अब इस अभिलेख में क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त ने, सॉरी स्कंद गुप्त ने, गुप्त वंश का शासक स्कंद गुप्त ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। इसका मतलब पहले निर्माण हो गया होगा, उसको दोबारा निर्माण करवाया। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में जो सुदर्शन झील था उसका पुनर्निर्माण स्कंद गुप्त के द्वारा करवाया गया, जिसकी जानकारी शक शासक रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम ऐतिहासिक अभिलेख है। इसका मतलब है कि इसका निर्माण कोई तो कोई कराया होगा। तब यहां पर क्वेश्चन पूछेगा कि भैया इस सुदर्शन झील का निर्माण, इस सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य वंश के शासक, मौर्य वंश के संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। समझिएगा, कई प्रकार का क्वेश्चन बनेगा बाबुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया।
अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, रवि रंजन बाबू ध्यान से सुनिएगा, बढ़ा जाए रवि रंजन बाबू बढ़ा जाए तो बोलिए, कृपया ध्यान दिया जाए। बढ़ा जाए, चलिए एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। क्या अपने से किया है? तो नहीं, किसी से करवाया होगा, किसी से करवाया होगा। तो जब मौर्य वंश की चर्चा करेंगे तो वहां पर बाबू बताएंगे, ध्यान सुनिएगा, वहां पर बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर, सौराष्ट्र प्रांत का प्रजापति गवर्नर, सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर पुष्प गुप्त वैश्य, पुष्पगुप्त वैश्य को इस झील के निर्माण की जिम्मेवारी दिया था। फिर से सुनिएगा, हमने ढेर सारा क्वेश्चन का बंच दिया, हमने आपको ढेर सारा क्वेश्चन कहा, ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन इससे फिक्स रहेगा, एक क्वेश्चन इससे फिक्स रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा बउआ कि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसके लेखक कौन थे? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा मिलती है। समुद्रगुप्त का बेटवा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। हमने कहा चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के उन्मूलन के अवसर पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया और चांदी का रुपयक जारी किया। चांदी का एगो कॉइन जिसे रुपयक नाम दिया, रुपयक नाम दिया। क्लियर? फिर बताए कि गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त का मानसेहरा अभिलेख, जिससे कुमार गुप्त के विजय अभियान की चर्चा है, कुमार गुप्त के बारे में चर्चा है। गुप्त वंश के शासक अस्कंत गुप्त के बारे में जूनागढ़ अभिलेख में जानकारी दिया गया है। ताकि यह जूनागढ़ अभिलेख है किसका? तो यह जूनागढ़ अभिलेख शक शासक और रुद्रदामन प्रथम का यह अभिलेख है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला ऐतिहासिक अभिलेख है। संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला ऐतिहासिक अभिलेख, जिसमें केवल गुप्त ही नहीं आगे अगले पिछले वंश की भी जानकारी मिलता है। तो संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कलहन की रचना राजतरंगिणी, संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला ऐतिहासिक अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इस जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया है कि गुप्त वंश के शासक अस्कंत गुप्त के द्वारा गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में जो सुदर्शन झील था उसका पुनर्निर्माण करवाया। फिर क्वेश्चन पूछेगा, पुनर्निर्माण करवाया मतलब निर्माण पहले और कोई किया था, दोबारा उसे निर्माण करवाया। तब यहां पर क्वेश्चन पूछेगा निर्माण कौन करवाया? तो गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण सरकारी खर्च पर सिंचाई व्यवस्था के लिए मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया, किया नहीं, करवाया गया। इसका मतलब है इस समय सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर
पुष्पगुप्त वैश्य थे और सुदर्शन झील का निर्माण की जिम्मेवारी चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्पगुप्त वैश्य को दिया। हो गया। सुदर्शन झील का निर्माण की जिम्मेवारी, सुदर्शन झील का निर्माण की जिम्मेवारी किसको दिया भाई? सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त वैश्य को। इसका मतलब है जूनागढ़ अभिलेख से स्कंदगुप्त के बारे में भी जानकारी मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख से जो मूल रूप से है किसका? शक शासक रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख है। बहुत अच्छी बात है, आगे देखें। गुप्त शासक स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख मिला है। यह अभिलेख गुजरात से सौराष्ट्र प्रांत में स्थित था। इस अभिलेख से यह जानकारी मिलता है कि स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र प्रांत में स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। लेकिन यह अभिलेख मूल रूप से है किसका? तो मूल रूप से बताए शक शासक रुद्रदामन प्रथम का है। शक शासक रुद्रदामन प्रथम का है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला ऐतिहासिक अभिलेख है। हो गया क्लियर? अब देखो, समुद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम, उसके बाद स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का मध्य प्रदेश के भित्री नामक स्थान से, मध्य प्रदेश के भित्री नामक स्थान से भी एक स्तंभ लेख मिला है, जिससे स्कंदगुप्त के विजय अभियान की जानकारी मिलता है। तो हमने कहा अभिलेख लिखने की परंपरा शुरुआत किया गया अशोक के द्वारा। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख लिखा गया। गुप्त काल में सबसे पहले समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मेहरौली का लौह स्तंभ लेख, उसके बाद कुमारगुप्त का मानसेहरा, उसके बाद स्कंदगुप्त का जूनागढ़ और मध्य प्रदेश का भितरी। धीरे धीरे यह क्रम चलता रहा। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बाबू ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछे कि मौर्य वंश के काल में मौर्योत्तर काल आया, मौर्य में मौर्योत्तर काल आया। अब क्वेश्चन पूछेगा यदि मौर्योत्तर काल में धनदेव का अयोध्या अभिलेख, मौर्योत्तर काल में धनदेव का अयोध्या अभिलेख, जिससे जानकारी मिलता है कि पुष्पमित्र शुंग जो शुंग वंश के संस्थापक थे, हमने क्या कहा था? 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धरथ की हत्या करके पुष्पमित्र शुंग ने मौर्य वंश के स्थान पर एक नया वंश शुंग वंश की स्थापना किया। तो शुंग वंश के काल में, पुष्पमित्र शुंग के काल में इंडो ग्रीक आक्रमण हुआ, हिंद यमन आक्रमण हुआ। पहला आक्रमण डेमेट्रियस के नेतृत्व में और दूसरा आक्रमण मिनांडर के नेतृत्व में। डेमेट्रियस तो पहली बार भारत में सोना का सिक्का जारी किया, तो इस डेमेट्रियस को भी पराजित किया और मिनांडर को भी पराजित किया। मिनांडर को ही मिलिंद कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुक नागसेन की प्रेरणा से, नागसेन की शिक्षा से मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नागसेन और मिलिंद के बीच जो वार्तालाप हुआ उसे मिलिंद पन्हो नामक किताब में लिखा गया। हो गया। अब देखो भैया ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन यदि आपसे पूछे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अयोध्या अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलता है? अयोध्या अभिलेख किसका है? तो अयोध्या अभिलेख धनदेव का है। अयोध्या अभिलेख किसका है भाई? धनदेव का है, जिससे शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलता है। और कहा गया है कि इन्होंने हिंद यमन आक्रमण को पराजित किया और इस अवसर पर अयोध्या में दो बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। तो इससे इतना याद रखेंगे कि मौर्योत्तर काल में धनदेव का अयोध्या अभिलेख मिला है, जिससे जानकारी मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या में दो बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कलिंग नरेश खारवेल, देख भैया, कलिंग मतलब उड़ीसा,
कलिंग मतलब उड़ीसा। अब क्वेश्चन पूछेगा कलिंग नरेश खारबेल का हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख मिला है। उदयगिरी उड़ीसा में हाथी गुफा अभिलेख मिला है, जिससे यह जानकारी मिलता है कि इस समय दक्षिण भारत में तीन राज कौन कौन बाबू? तो चौ से चोल, चौ से चेर, पौ से पांड्य। चोल, चेर और पांड्य राज को इन्होंने पराजित किया था। तो क्वेश्चन पूछता है हाथी गुफा अभिलेख किसका है? तो कलिंग नरेश खारबेल का, उड़ीसा के उदयगिरी में। इससे क्या जानकारी मिलता है कि खारबेल ने दक्षिण भारत के 3 राज चोल, चेर और पांड्य को पराजित किया था। अब देखो भैया, क्वेश्चन पूछेगा वही आ गया जो अभी बताए थे। हमने कहा शक शासक रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ नामक स्थान से एक अभिलेख मिला है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख था, जिससे जानकारी मिलता है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई व्यवस्था के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। इसका पुनर्निर्माण गुप्त वंश के शासक स्कंद गुप्त के द्वारा करवाया गया। हो गया। इसका पुनर्निर्माण कौन करवाया भाई? गुप्त वंश के शासक स्कंद गुप्त। यहां से एक क्वेश्चन हमने जोड़ा था, हालांकि ये तो स्रोत है, जब हम लोग टॉपिक में मौर्य वंश वहां पर और क्लियर होगा। निर्माण करवाया, तो निर्माण की जिम्मेवारी किसको दिया था? तो हमने कहा सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर निर्माण की जिम्मेवारी, या लिखा होगा आगे टॉपिक में, निर्माण की जिम्मेवारी सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्पगुप्त वैश्य को दिया। सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्पगुप्त वैश्य से दिया। हो गया। सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्पगुप्त वैश्य से दिया। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है। मौर्य वंश के शासक अशोक ने बिहार के पटना में, गया की तरफ जाएंगे तो जहानाबाद से आगे है बराबर की पहाड़ी। बराबर की पहाड़ी में खोदकर 4 गो गुफा बनाया। बराबर की पहाड़ी को खुदवाकर 4 गो गुफा बनाया। किसने? अशोक ने। और इस चारों गुफा को क्या किया भाई? इस चारों गुफा को आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया। कहिएगा गुरुजी आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली पुत्र गौशाल। मक्खली पुत्र गौशाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली पुत्र गौशाल। मक्खली पुत्र गौशाल। हो गया। आजीवक संप्रदाय का निर्माण, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली पुत्र गौशाल को 4 गुफा इसी संप्रदाय को मानने वाले लोगों को गिफ्ट किया। किसने? अशोक ने। कौन कौन गुफा था भैया? तो देख, पहला है लोमस ऋषि, दूसरा है कर्ण चोपड़ा, तीसरा है सुदामा, चौथा है विश्व झोपड़ी। पहला क्या है? लोमस ऋषि, कर्ण चोपड़ा, सुदामा और विश्व झोपड़ी। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि बराबर की पहाड़ी में खुदे 4 गुफा में से वह कौन सा गुफा है जिसमें किसी भी प्रकार का अभिलेख खुदा हुआ नहीं है? जिसमें किसी भी प्रकार का अभिलेख खुदा हुआ नहीं है। तो याद रखेंगे, ऋषि मुनि को अभिलेख सबसे कोई मतलब नहीं था, वो अपना धुन में रमा हुआ रहता था। इसका मतलब है लोमस ऋषि गुफा में किसी भी प्रकार का अभिलेख खुदा हुआ नहीं है। बाकी 3 जो और गुफा है, कर्ण चोपड़ा, सुदामा और विश्व झोपड़ी, उसमें अशोक के अभिलेख खुदे हुए हैं। हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनिएगा।
हमने कहा लोमस ऋषि, कर्ण चोपड़ा, सुदामा और विश्व झोपड़ी, इन चारों गुफा में आजीवक संप्रदाय को दान में दिया गया। चारों गुफा में एकमात्र गुफा लोमस ऋषि है जिसमें किसी भी प्रकार का अभिलेख खुदा हुआ नहीं है। बाकी शेष 3 में कुछ न कुछ अभिलेख खुदा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। पुराणों की रचना लोमस ऋषि और उसके पुत्र उग्र सर्वा के द्वारा किया गया। हो गया। ये तो भारतीय शासक में हमने जो याद आपको करवाया, कौन कौन याद करवाया? अशोक का नाम लिया, अशोक के बाद समुद्रगुप्त का नाम लिया, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय उर्फ विक्रमादित्य का नाम लिया, उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम का नाम लिया, उसके बाद स्कंदगुप्त का नाम लिया, उसके बाद रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख लिया, उसके बाद धनदेव का अयोध्या अभिलेख लिया, उसके बाद कलिंग नरेश खारवेल का अभिलेख लिया, उसके बाद यह गुफा अभिलेख लिया अशोक का, विश्व झोपड़ी, कर्ण चोपड़ा, सुदामा और लोमस ऋषि, जिसमें लोमस ऋषि में किसी भी प्रकार का लेख खुदा हुआ नहीं है। अब क्वेश्चन पूछेगा, मौर्योत्तर काल में भारतीय शासक के अलावा कुछ विदेशी राजदूत भी आया, अब आजीवक संप्रदाय का मतलब क्या? जिस तरह से बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, उसी तरह से एक आजीवक धर्म भी था। अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। धार्मिक एक संगठन था जिसकी स्थापना मक्खली पुत्र गौशाल के द्वारा किया गया था। तो हमने आपको क्वेश्चन पूछा कि मौर्योत्तर काल में कुछ विदेशी आए, उन्होंने भी अभिलेख लिखने की परंपरा को शुरुआत की। देखो से लग गया कि मौर्य शासक अशोक का नाम एकदम अभिलेखों में है, तो हम एगो दूगो अभिलेख लिख देते हैं। हमरो नाम, जब तक स्टूडेंट सब तैयारी करेगा तो हमरो नाम लेता रहेगा। उसमें अब क्या है भाई, उसमें ध्यान सुनिएगा, उसमें क्वेश्चन पूछेगा हेलियोडोरस का। हेलियोडोरस यवन राजदूत था जो भागभद्र के दरबार में आया था। हेलियोडोरस का विदिशा में स्थित, मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित गरुड़ ध्वज अभिलेख मिला है। गरुड़ ध्वज अभिलेख, ध्यान सुनिएगा, भारतीय शासक के साथ साथ प्राचीन काल में कई विदेशी राजदूत भी आए और अभिलेख प्राचीन काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे यवन राजदूत हेलियोडोरस का मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित गरुड़ ध्वज अभिलेख मिला है। इस गरुड़ ध्वज अभिलेख से यह जानकारी मिलता है, इस गरुड़ ध्वज अभिलेख से यह जानकारी मिलता है कि हेलियोडोरस भारतीय भागवत धर्म, विष्णु के उपासक भागवत कहलाए, शिव के उपासक शैव कहलाए, शैव धर्म। तो भारतीय भागवत धर्म से प्रेरित होकर, आकर्षित होकर भारतीय भागवत धर्म को अपना लिया। तो हमने कहा क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रथम विदेशी जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो आपका उत्तर क्या होगा? मिलिंद या मिनांडर। फिर क्वेश्चन पूछेगा प्रथम विदेशी जिन्होंने भागवत धर्म को अपनाया, तो क्या होगा? हेलियोडोरस। अब दोनों से क्वेश्चन पूछता है, इसकी जानकारी कैसे मिला?
जानकारी का स्रोत क्या है? तो क्या बताए थे? मिलिंद पन्हो। रचना किसने किया? नागसेन के द्वारा। इसकी जानकारी किससे मिला? गरुड़ ध्वज अभिलेख, जो कहां है भाई? मध्य प्रदेश के विदिशा में। जो किसका है? हेलियोडोरस का ही है। हो गया। आगे बढ़े। विकेश यादव जी, आगे बढ़ा जाए बाबू। नैनार, बहुत अच्छा भाई। नैनार और अलाबार, वो भी अलाबार हो गए वैष्णव और नैनार हो गए शैव। शैलेंद्र बाबू, नोट्स एस लिम्स है सर जी। क्या रविशंकर बाबू, नोट्स एस में लिम्स है सर जी, हम आपकी बात को नहीं समझ पाए। हो गया बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए, जल्दी से बोलो, आगे बढ़ा जाए। चलिए गुड्डू लाल जी, आपने कहा था गुरुजी जरा सा स्लो मोशन में चलेंगे, स्लो मोशन में चलेंगे। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है, हेलियोडोरस भारतीय भागवत धर्म से प्रभावित हो गया और अंततः इस धर्म को अपना लिया। इस तरह से हेलियोडोरस पहला विदेशी राजदूत था जिसे किसी भारतीय धर्म को अपनाया था। हेलियोडोरस पहला विदेशी राजदूत था जिसने किसी भारतीय धर्म को अपनाया था। चलिए बहुत अच्छी बात है। सागर शाम जी, आप भी आजीवक संप्रदाय को मानते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहां पर एक चार्ट लिखा हुआ है, चार्ट दिया गया है। वो चार्ट हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, कुछ चार्ट की चर्चा नहीं की है, उसकी जानकारी ले लेते हैं। अब चूंकि यह आपके मटेरियल में भी दिया हुआ है तो ध्यान से सुनिएगा। छोटा दिखाई देगा तो कोई बात नहीं, आप भी देखने का प्रयास करेंगे। मेहरौली स्तंभ सब याद भी करना है। हाँ रे बाबूआ, यादो करना है, नहीं तो तोरा बदले हम याद करेंगे। हम जाएंगे तोरा बदले परीक्षा देने, हम तो पुशअप करेंगे, हम तो कैटलिस्ट का काम करेंगे। अब आप लोगों को दिखाई कम देता होगा तो चूंकि यह बड़ा सा है तो बड़ा सा है तो इसको हम क्या करते हैं, दो भागे बांट देते हैं। अब तो दिखाई देगा, अब तो दिखाई देगा, जल्दी बताओ, अब तो दिखाई देगा। क्या है भाई? मेहरौली दिल्ली में है। मेहरौली स्तंभ लेख किसका है भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय का, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, गुप्तकालीन शासक थे। इस अभिलेख से जानकारी क्या मिलता है? यह स्तंभ लेख मूलतः ब्यास नदी के समीप विष्णुपद पहाड़ी पर स्थित था, वर्तमान में कुतुब मीनार के पास है। तत्कालीन धातु विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजय अभियान के एवं उसके द्वारा सिंधु के 7 युद्धों के बाद जो बाल्टिक पर विजय प्राप्त किया था उसके बारे में जानकारी है। मतलब इतना कहले याद रखेंगे, याद रखेंगे। दिल्ली के मेहरौली स्तंभ लेख से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विजय अभियान के बारे में जानकारी मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय अभियान के बारे में जानकारी मिलता है। और उस काल के यह भी याद रखेंगे कि धातु विज्ञान के बारे में भी जानकारी मिलती है कि किस तरह से, ध्यान सुने, किस तरह से लोहा का निर्माण किया होगा। कि आज भी यदि वहां देखा जाए, आज भी दिल्ली के मेहरौली में देखा जाए तो आज भी वह खुले आसमान के ऊपर खड़ा है और किसी भी प्रकार का उस पर न जंग लगा है न ही किसी प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया पड़ा है। ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखते हैं, चलते हैं दिल्ली के मेहरौली अभिलेख में, आयरन पिलर में। चलिए कंप्यूटर महोदय जी जरा हम लोग को दिखाइए।
कुतुब मीनार दिखाई दिया, यहीं पर अलाई दरवाजा है, यहीं पर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, यहीं पर पिलर एडिक्ट दिखाई दे रहा होगा। हाँ, कुल मिलाकर सबे ने याद करना है। चलते हैं कुछ समय के लिए हम लोग दिल्ली में, दिल्ली की सैर करने चलते हैं। चलिए हम आप लोग को लेके आ गए हैं दिल्ली की सैर कराने। आ जाइए बाबू, देखो देखो देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, ये है। यहां पर जो ये सब दिख रहा है, ये सब क्या, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का खंडहर है। इसी खंडहर के बीच में यह जो दिख रहा है, यही है आयरन एडिक्ट। यह क्या है बाबू, आयरन एडिक्ट है। अब बगल में क्या है, तो कुतुब मीनार है। या बगल में क्या है, कुतुब मीनार है। शाम का समय हो गया है, अतः छांव आ चुका है। दिन में हम लोग देखते हैं तो यहां पर सूरज की रोशनी रहती है, दिन में देखते हैं तो सूरज की रोशनी है, और शाम में देखते हैं तो छांव आ जाता है। अब देखो यह कुतुब मीनार, यहां पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का लौह स्तंभ, और यहां पर देखें यहीं पर इल्तुत, यही गेट है, एंट्री होता है। इल्तुतमिश के द्वारा भारत का पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनाया। और यहां पर जो यह सब क्या है, मस्जिद है। और यहां पर इसके बगल में यहीं पर है अलाई दरवाजा, जो इसी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। अलाई दरवाजा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। हो गया। अब देखो भाई, अब देखते देखते दिल्ली पहुंच गए हम लोग, तो क्वेश्चन पूछेगा इस प्रांगण में क्या क्या है, तो इल्तुतमिश के द्वारा तैयार किया गया मकबरा, यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तैयार किया गया कुब्बत इस्लाम मस्जिद, यहां पर बगल में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का ठीक इसके पीछे कुतुब मीनार के बगल में अलाई दरवाजा है, जिसका निर्माण किसने करवाया, तो जिसका निर्माण किसने करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। यहीं पर ये जो चीज है, यही है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का मेहरौली का लौह स्तंभ लेख। क्लियर हो गया। चलिए बहुत अच्छा। यह सब गुप्तकालीन भी है और दिल्ली सल्तनत कालीन भी। आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अगला चीज देखें, प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब ख्याता, ज्ञान, गुणगान। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या प्रयाग स्तंभ लेख, यह कहां है भाई, इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज। अब देखो समुद्रगुप्त का है, लेखक कौन थे, हरिसेन। समुद्रगुप्त किस काल का, गुप्त काल का। इससे क्या है, तो समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा है, रचना किया था हरिसेन। क्लियर। हरिसेन क्या था, तो समुद्रगुप्त का, हरिसेन क्या था भाई, समुद्रगुप्त का महासंधि विग्राहक। अगला चलते हैं। अब देखो बौद्ध स्तंभ भरहुत, या भरहुत बौद्ध स्तंभ कहां भाई, वासुदेव, राजा वासुदेव का है। तो शुंग वंश के काल में वासुदेव राजा थे। अब देखो इस अभिलेख से शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलता है, भरहुत अभिलेख से, मध्य प्रदेश में। अब क्वेश्चन पूछेगा मथुरा कहां है, उत्तर प्रदेश। मथुरा कहां, उत्तर प्रदेश, जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अभिलेख मिला है, गुप्तकालीन है। और यह प्रथम गुप्त अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत के बारे में चर्चा किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा गुप्त संवत के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलता है, तो मथुरा अभिलेख से। गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब किया था बाबू, 320 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में किया था। हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछे, ध्यान से सुनिएगा, अब आपसे क्वेश्चन पूछे, चलते हैं कुछ क्वेश्चन में। गुप्त संवत, गुप्त कैलेंडर 320 ईस्वी में। कुछ कैलेंडर कई बार याद करवाए थे। सबसे पहले विक्रम संवत, कहीं पर पुट कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा, विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व में।
दूसरा शक संवत 78 ईस्वी में। तीसरा कलचूड़ी संवत 248 ईस्वी में। चौथा गुप्त संवत 320 ईस्वी में। अगला हर्ष संवत 606 ईस्वी में। अगला हिजरी संवत 622 ईस्वी में। और लास्ट में इलाही संवत 1583 ईस्वी में। जल्दी से कहीं पूछ लेंगे, कहीं पुट कर लीजिएगा। एडी नहीं अंशुमान ठाकुर बीसी, एडी नहीं बीसी। विक्रम संवत बीसी में, उसके बाद सब है एडी में। बीसी का मतलब हुआ ईसा के जन्म से पहले, ईस्वी पूर्व। एडी का मतलब हुआ ईसा के जन्म के बाद, ईसा के जन्म के बाद। हो गया होगा तो बोलिएगा, इससे कुछ क्वेश्चन निकाला जाए, इससे कुछ क्वेश्चन निकाला जाए। क्वेश्चन पूछेगा भारतीय मूल संविधान में विक्रम संवत की चर्चा है, जबकि 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को मान्यता मिला। कब बाबू? 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में। अब क्वेश्चन पूछता है कि शक और विक्रम के बीच का अंतर कितना है, तो सबको पता है 135 वर्ष। कितना वर्ष? 135 वर्ष। हो गया? हाँ, लिखना नहीं है तो जल्दी से लिख लीजिए ना, सब कुछ हमने से पूछ के कीजिएगा, जल्दी से लिख लीजिए। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित, हालांकि मूल संविधान में विक्रम संवत था। मूल संविधान में क्या था बाबू? विक्रम संवत था। इलाही में 1583 लिखे हैं। जब दिक्कत हो तो बोल दीजिएगा। हो गया? चलिए, बहुत अच्छी बात। अब आप लोग से क्वेश्चन मेरा है, आप लोग से सबसे क्वेश्चन है, ध्यान सुने। लास्ट डेट क्या होगा? किसमें? इसमें प्रथम महीना होता है चैत, पहला दिन होगा 21 मार्च, सॉरी 22 मार्च, तो लास्ट दिन होगा 21 मार्च, अंतिम महीना होगा फगुआ, होली। हो गया? अब देखो ये सब शेर ब्रह्म में लिख ली है। चलिए, बहुत जय माता दी बाबू। अब यहां पर क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछे कि बउआ बताओ विक्रम संवत और इलाही संवत के बीच में समय अंतराल कितना है? विक्रम और इलाही के बीच में समय अंतराल कितना है? जल्दी से बताएंगे बेरोजगार युवक बाबू। चलिए, जल्दी से बताएंगे, ऐसे नहीं काम चलेगा। राय जी जल्दी बताओ बाबू। देवघरिया बाबा, जय हो बाबा भोलेनाथ। क्वेश्चन पूछेगा विक्रम और इलाही के बीच में अंतर बताइए। जल्दी बताओ, विक्रम और इलाही के बीच में अंतर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, उत्तर आने लगा है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि बाबू एगो हो बीसी में आ एगो हो एडी में, तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे।
यदि एगो है एडीए में एगो और है एडीए में तो क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। तो जब बीसी और एडी का फेर हो तो दोनों को जोड़ देंगे। जो अक्ष देशांतर वाला में बताए थे, पूर्वी देशांतर पश्चिमी देशांतर को होगा तो दोनों को जोड़ देंगे, और जब एक के तरफ होगा तो दोनों को घटा देंगे। 22 बराबर यहां पर कितना है 57, यहां पर कितना है 1583, 1583 जोड़ देंगे। 7 3 10, 8 6 14, 15 1 16, कितना वर्ष का अंतर होगा 1640 वर्ष का। कितना वर्ष का बाबू 1640 वर्ष का हो गया। 1650 कैसे होगा रे भाई, 7 3 10, 8 6 14, 15 1 16 न होगा 1640 हो गया। अब यह कैसे निकाले हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा ये है ईसा मसीह साहब। कौन है बाबू, ईसा मसीह जी। यहां से चले, ये क्या हो गया रे भाई, यहां से चले तो ई हुए 57 ईस्वी, और यहां से ई हुए 1583 एडी। दोनों के बीच में अंतर निकालना है तो क्या करेंगे, इधर से यहां जोड़ देंगे तो हम लोग का दोनों का अंतर निकल जाएगा। 1583 प्लस 57 बराबर 1640। अब आया समझ में। यदि हम लोग को दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, हम लोग को क्वेश्चन पूछे कि शक संवत एवं इलाही संवत के बीच में समय अंतराल कितना बरस का है, तो क्या होगा भाई, ई है कितना भाई, तो एगो था 57 तो ई हो जाएगा 78, 78 एडी, ई हो जाएगा 1583 एडी। तो जब दोनों एडी होगा तो यहां पर कहेंगे क्या चीज कि ई हो गया ईसा मसीह साहब, यहां से एगो हो गया 78 ईस्वी, एगो हो गया 1583 ईस्वी। तो दोनों के बीच में टाइम इंटरवल निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो 1583 माइनस 78, 13 में से 8 गया 5, 7 में से 7 गया 0, ई हो गया 15, 1505 वर्ष हो गया। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा सबको, समझ में आ गया होगा बउआ। अब झट से हमको बता दो कलचुरी संवत और हिजरी संवत के बीच में अंतर क्या है। कलचुरी संवत एवं हिजरी संवत के बीच में अंतर बता दीजिए, तब समझ जाएंगे आप लोग का क्लियर हो गया कंसेप्ट। जल्दी से बता दीजिए। दीपा कुमारी कैसे प्लस कर दिए भाई, माइनस होगा, एगो एडी है दूसरो एडी है तो माइनस हो जाएगा। हो गया, जल्दी से इसको बता दीजिए। बस याद रखेंगे ईसा मसीह का जीवन काल को शून्य मान लिया गया। ईसा के जन्म से पहले की घटना, ईसा के जन्म के बाद की घटना। ईसा के जन्म से पहले की घटना को ईसा पूर्व कहा गया, ईसा के जन्म की बाद की घटना को ईसवी कहा गया। इसका मतलब है इसमें आपको याद होना होगा कलचुरी 248 ईस्वी में, हिजरी 622 ईस्वी में, तो दोनों के बीच का समय अंतर निकालना है तो क्या करेंगे, 622 में से 248 घटा देंगे, 12 में से 8 गया तो 4, 11 में से 4 गया तो 7, 5 में से 2 गया तो 3, 374 वर्ष का हो गया। 374 वर्ष का। आगे आगे बढ़े, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है आपको यह कंसेप्ट याद होना चाहिए। ई याद रहेगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा।
इस प्रकार का क्वेश्चन फिर से एक बार ले। 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम, 78 ईस्वी में शक, 248 में कलचुरी, 320 में गुप्त, 606 में हर्ष, 622 में हिजरी, 1583 में इलाही। और क्वेश्चन पूछेगा मथुरा अभिलेख जो उत्तर प्रदेश से मिला है, चंद्रगुप्त प्रथम का अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत के बारे में पहली बार जानकारी मिलता है। वही लिखा हुआ मथुरा अभिलेख प्रथम गुप्त अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 320 ईस्वी में। किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इस स्तंभ लेख से वैष्णव धर्म गुप्त साम्राज्य की धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश पड़ता है। महेश्वर समुदाय के उदिताचार्य का वर्णन मिलता है। हो गया। अब देखो भैया अगला है गरुड़ ध्वज अभिलेख। अभी बताए थे कहाँ है गरुड़ ध्वज अभिलेख? किसका था? हेलियोडोरस का। मध्य प्रदेश के विदिशा में, मध्य प्रदेश के बेसनगर का विदिशा। या किसके काल में आया था? भागभद्र। किस शासक था? शुंग शासक के काल में आया था। इससे क्या मिलता है कि नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आत्म संयम, त्याग एवं सतर्कता जैसे नैतिक कार्य का पक्ष चर्चा किया गया। हो गया। आगे बढ़े। छठा है एरन स्तंभ लेख। यह गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त का है, मध्य प्रदेश। और इससे समुद्रगुप्त का भी मिलता है। एरन अभिलेख में कहा गया है कि जब समुद्रगुप्त खुश रहता था, जब समुद्रगुप्त खुश रहता था तो कुबेर की तरह दानी प्रवृत्ति दान करता था। है ले जाओ, तू भी ले जाओ, तू भी ले जाओ, तू भी ले जाओ। लेकिन जब समुद्रगुप्त गुस्से में रहता था तो यमराज से भी ज्यादा क्रूर हो जाता था। फिर से सुनिएगा, एरन अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में भी जानकारी मिलता है और भानुगुप्त के बारे में भी जानकारी मिलता है। गुप्त समुद्रगुप्त से क्या है कि इससे समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामले की जानकारी मिला है कि जब खुश रहता था तो कुबेर के तरह दान करता था और जब गुस्सा में रहता था तो यमराज से ज्यादा क्रूर हो जाता था। यह विदर्भी शैली में लिखा गया है। किस शैली में? विदर्भी शैली में रखा गया है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा यहां पर एरन अभिलेख एक और है कौन? मध्य प्रदेश का ही। या किसका है भाई? बुद्धगुप्त का है। बुद्धगुप्त का भाई गुप्तकालीन है। इससे यह जानकारी मिलता है कि भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण यही है एरन अभिलेख। और भगवान विष्णु की महिला में महाराज मातृ विष्णु और धन विष्णु द्वारा ध्वज स्तंभ के निर्माण का वर्णन किया गया है। ध्वज स्तंभ के स्तंभ निर्माण का एक लाइन में कहेंगे भगवान विष्णु को समर्पित एरन अभिलेख है। किसका बाबू? बुद्धगुप्त का। किसका? बुद्धगुप्त का। एक लाइन में कहेंगे भगवान विष्णु को समर्पित अभिलेख, पहला अभिलेख बुद्धगुप्त का, मध्य प्रदेश के एरन में जो मिला है। हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन है यहां पर भीतरी स्तंभ लेख जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मिला है। किसका है? स्कंदगुप्त का। क्या जानकारी मिलता है कि विष्णु मूर्ति का स्थापना किया था किसके द्वारा? स्कंदगुप्त के द्वारा। और एक जानकारी मिलता है कि इस स्तंभ लेख में हूनों के आक्रमण का वर्णन है। क्वेश्चन पूछेगा हून आक्रमण को विफल किया स्कंदगुप्त ने। हून आक्रमण को विफल किया स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त के विष्णु मूर्ति की स्थापना का भी उल्लेख मिलता है। किससे भाई? भीतरी से, भीतरी स्तंभ लेख से। बिहार में भी मिला है, पटना बिहार शरीफ में, बिहार शरीफ में मिला है। क्वेश्चन पूछेगा स्कंदगुप्त का जिसमें कहा गया है कि अश्वमेघ यज्ञ करने एवं एक स्तूप का निर्माण करवा है। मतलब बिहार में गुप्तकालीन अभिलेख कहां से? बिहार शरीफ से भी मिला है। वह नाम है उसका बिहार अभिलेख। भीलसंड अभिलेख उत्तर प्रदेश का एटा, उत्तर प्रदेश का एटा। इसी एटा का था अमीर खुसरो। इसी एटा का क्या था भाई? अमीर खुसरो, जो कुमारगुप्त प्रथम का है। जिससे यह जानकारी मिलता है कि कुमारगुप्त प्रथम के साथ साथ गुप्त सम्राट के वंशावली का विवरण है। बहुत क्वेश्चन ये पूछा है।
गुप्त सम्राट के वंशावली का विवरण किस अभिलेख से? तो भीलसंड अभिलेख से। कहां से मिला है? उत्तर प्रदेश के एटा से। किसका है? कुमार गुप्त प्रथम का। अब देखो भाई, सुमित कुमार जी ने पूछा कि ईसा मसीह के मरने के बाद ईस्वी रखा गया कि जन्म के बाद? देख भैया, हमने पूरा कहा, ध्यान सुनिएगा, शायद आप गौर नहीं किए। हमने कहा पूरे ईसा मसीह के जीवन काल को शून्य माना गया। ईसा मसीह के जीवन काल को शून्य माना गया, जीरो मान लिया गया। ईसा के जन्म से पहले, ईसा को सूली पर चढ़ाने के बाद। हमने अभी कहा ईसा मसीह के जीवन काल को शून्य माना गया, हमारे जीवन काल को जीरो मान लिया गया। हमरा से पहले हुआ, हमरा बाद हुआ। तो हमरा से पहले को ईसवी पूर्व कहा गया, हमरा बाद को ईसवी काल कहा गया। हो गया। अब देखो अगला एक और क्वेश्चन बना। गुप्त काल में सबसे ज्यादा अभिलेख मिला है। एरन अभिलेख भानुगुप्त का भी मिला है। एरन अभिलेख किस किस का बताए? तो एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त का भी था, एरन अभिलेख में बुद्धगुप्त का भी था, एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त का भी है, एरन अभिलेख में भानुगुप्त का भी है। अब क्वेश्चन पूछेगा, भानुगुप्त का एरन अभिलेख बड़ी सुंदर है। महिलाओं की स्थिति एकदम बद से बदतर हो गई थी। महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। कहा जाता है भानुगुप्त का एरन अभिलेख पहला अभिलेखीय साक्ष्य है सती प्रथा का। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य भानुगुप्त का एरन अभिलेख है। भानुगुप्त का एरन अभिलेख है, जिसमें ध्यान से सुनिएगा लिखा हुआ है कि एक महान पराक्रमी गोपराज के रणभूमि में वीर गति होने के बाद, वीर सूरज देख भैया, वीर सूरज वीर गति गोपराज हुआ था, तो उसकी पत्नी को चिता में सती होने का पहला साक्ष्य। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य, सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य, सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य भानुगुप्त का एरन अभिलेख है। बस नाम नहीं भी याद है तो काम चलेगा। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य भानुगुप्त का एरन अभिलेख। एरन अभिलेख मध्य प्रदेश में है। और किसका है? तो समुद्रगुप्त के विजय अभियान, समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत दिनचर्या की कहा गया। समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत में क्या कहे थे कि जब समुद्रगुप्त खुश रहते थे तो कुबेर के तरह दान करते थे, जब गुस्से में रहते थे तो यमराज से भी ज्यादा क्रूर हो जाते थे। फिर बुद्धगुप्त का भी एरन अभिलेख है, जिससे क्या जानकारी मिलता है? भगवान विष्णु के अवतार की चर्चा है। और सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य भानुगुप्त का एरन अभिलेख। हो गया। चलिए लास्ट में हम लोग चर्चा कर ले। मेहरौली दिल्ली रही चंद्रगुप्त द्वितीय का गुप्तकालीन अभिलेख है। यहां से कदम्ब के इतिहास के बारे में और इसमें कदम्ब के शासक मयूर शर्मन की चर्चा है। मयूर शर्मन की चर्चा है। हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला चलते हैं विदेशी यात्री का। चले पहले सिक्का देख लेते हैं, क्वाइन देख लेते हैं। क्वाइन से क्वेश्चन पूछता है न्यूमेटिक्स। क्वाइन का अध्ययन किसमें बताए थे? न्यूमेटिक्स। न्यूमेटिक्स क्वाइन का अध्ययन क्या है भाई? न्यूमेटिक्स। क्वेश्चन पूछेगा कि पुलियोग्राफ, पुराने दस्तावेज का अध्ययन। पुलियोग्राफ पुराने दस्तावेज, अभिलेख और मुद्रा का अध्ययन एपिग्राफी। लेकिन यहां पर क्या है भाई? मुद्रा शास्त्र, न्यूमेस्टिक्स। अब देखो भाई ध्यान से सुनिएगा, यदि क्वेश्चन पूछेगा सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र या न्यूमेस्टेमेटिक्स से है, मुद्रा को बनावट एवं प्रयुक्त धातु की मात्रा के आधार पर ऐतिहासिक घटना पर प्रकाश बनता है। किस काल में किस धातु का मुद्रा था, उस काल का आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलता है। जैसे हम लोग कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता काल में, सिंधु घाटी सभ्यता के काल में पकी हुई मिट्टी का मुद्रा का प्रयोग होता था। हमने कहा मौर्य काल में आहत सिक्का, जिसमें 99% चांदी, 1% तांबा था।
मौर्योत्तर काल में पहली बार स्वर्ण सिक्का का प्रचलन हुआ। शायद अभिलेख देख के ही सती प्रथा का प्रचलन किया गया था। चले जो भी हो, ध्यान सुनिएगा। कुषाण काल में सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का चलाया, जबकि गुप्त काल में सर्वाधिक सोने का सिक्का चला जिसमें अशुद्धि बहुत ज्यादा थी, जिससे यह प्रतीत होता है कि गुप्त काल की अर्थव्यवस्था काफी दयनीय हो चुकी थी। गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में चीनी बौद्ध यात्री आया था फाहियान। फाहियान ने कहा है कि गुप्त काल की अर्थव्यवस्था काफी दयनीय हो गई थी। इस काल में कौड़ी का प्रयोग वस्तु की खरीद बिक्री के लिए किया जाता था। फाहियान का जो यात्रा विवरण है, फो क्यों की, फो क्यों की, फो क्यों की, जिससे गुप्तकालीन जानकारी मिलता है। अब देखो भैया, क्वेश्चन पूछेगा, जिन सिक्के मुद्रा पर, यहां पंचमार्क सिक्का है, जिन सिक्के और मुद्रा पर कोई लेख नहीं था, केवल आकृति विद्यमान थी, उसे पंचमार्क सिक्का या आहत सिक्का कहा गया। क्या कहेंगे? पंचमार्क या आहत सिक्का कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा या सिक्का के प्रचलन के बारे में केवल अवशेष है। क्या है? पकी हुई मिट्टी का, जिसे टेराकोटा या सेलखड़ी कहा जाता है। टेराकोटा या सेलखड़ी सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था भाई? पकी हुई मिट्टी का मुद्रा था। वैदिक काल में निष्क की चर्चा मिलती है, हालांकि यह विवादित प्रश्न है। निष्क के बारे में कुछ विद्वान कहता है कि यह स्वर्णाभूषण था। क्या था भाई? यह स्वर्णाभूषण था। कुछ विद्वान कहता है कि यह क्या था? सोने का हार था। तो विवाद है। कुछ विद्वान कहता है कि यह एक सिक्का था, कुछ विद्वान कहता है यह एक आभूषण था। उसके बाद महाजनपद काल में पहली बार बिना लेख लिखा हुआ सिक्का, जिसे आहत सिक्का कहा गया, जिसे पंचमार्क सिक्का कहा गया, यह मौर्य काल तक चलता रहा। कब तक बाबू? मौर्य काल तक चलता रहा। इसके बारे में कहा जाता है 99% किसका था? चांदी का, 1% तांबा का था। 99% चांदी और 1% तांबा था। क्वेश्चन पूछेगा, सर्वाधिक मात्रा में चांदी थी, मौर्य काल तक प्रचलन में रहा। मौर्योत्तर काल में आया कौन? इंडो ग्रीक शासक, हिंद यवन शासक। और हिंद यवन शासक में पहला नाम आता है डेमेट्रियस का, जिससे पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। धनदेव का अयोध्या अभिलेख से जानकारी मिलता है कि अश्वमेध यज्ञ करवाया था। डेमेट्रियस ने पहली बार भारत में लेख युक्त एवं चित्र युक्त सिक्का जारी किया। हमने कहा लेख में कौन सा लिपि का प्रयोग किया? खरोष्टी लिपि का। कौन सा लिपि का? खरोष्टी लिपि का। यह सिक्का किसका बना होता था भाई? तो यह सिक्का सोना का बना था। अतः सोना का सिक्का चलाने वाला पहला शासक इंडो ग्रीक, नाम था डेमेट्रियस, नाम था डेमेट्रियस। इस सिक्कों पर लेख एवं तिथि का पूरा जानकारी था, जो यूनानी परंपरा, यूनानी शासक ने प्रारंभ किया था। निष्क क्या था? कुछ विद्वान कहता आभूषण, तो कुछ विद्वान कहता है सिक्का। विवादित चीज था। निष्क के बाद वैदिक काल के बाद महाजनपद काल, पंचमार्क या आहत सिक्का, जिसे लेख विहीन सिक्का कहा गया। 99% चांदी, 1% तांबा, जो मौर्य काल तक चलता रहा। मौर्य काल के बाद आया कौन? मौर्योत्तर काल, जिसमें ISP के 4 गो विदेशी आया। I से इंडो ग्रीक, S से शक या सिथियन, P से पहलव या पार्थियन और K से कुषाण, जिसमें इंडो ग्रीक शासक के द्वारा भारत में पहली बार लेख युक्त एवं चित्र युक्त सिक्का जारी किया, जो सोना का बना होता था, जिसका नाम दिया ड्रम। नाम क्या दिया? ड्रम। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसके काल में? कनिष्क के दौरान। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में, सर्वाधिक सिक्का मौर्योत्तर काल में। अब देखो भाई, मौर्योत्तर काल में किस किस का था भाई? तो सीसा का, जो सातवाहन काल में, पोटीन जो मिश्रित सिक्का था, तांबे का, कांसे का, चांदी का, सोना का। तो क्वेश्चन पूछेगा, भारत में सर्वाधिक
सिक्का का ढलाई किया गया मौर्योत्तर काल में, जो शीशा का भी था, तांबा का भी था, चांदी का भी था, कांसा का भी था, सोना का भी था, अपोटिन जो मिश्रण था। क्वेश्चन फिर पूछेगा, भारत में सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त शासक के द्वारा, सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त शासक के द्वारा। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि भैया समुद्रगुप्त के सिक्का पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है, इसका मतलब बीना सबसे प्राचीनतम संगीत वाद्य यंत्र है। समुद्रगुप्त का सिक्का बीना वादक सिक्का। कुमारगुप्त प्रथम का सिक्का मयूर शैली का सिक्का, कुमारगुप्त प्रथम का सिक्का मयूर शैली का सिक्का। पहली बार चांदी का सिक्का जिसका नाम क्या दिया गया, रुपयक, रूपयक, रुपयक, शकों के उन्मूलन के अवसर पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया और चांदी का एक सिक्का चलाया जिसे रुपयक नाम दिया गया। कौन सा? रुपयक। गुप्त काल में खरीद बिक्री के लिए कौड़ी का प्रयोग किया जाता था, जिसे किसने बताया भाई? फाइयान। और कौड़ी क्या था? एक पत्थर था, एक सिलेंट्रेटा संघ का जंतु था। फाइयान का यात्रा विवरण फो क्यों की। इसी में एक क्वेश्चन बना कि कुमारगुप्त प्रथम का, ध्यान से सुनिएगा, कुमारगुप्त प्रथम का मयूर शैली का सिक्का मिला है। कुमारगुप्त प्रथम का मयूर शैली का सिक्का मिला है। हो गया, कुमारगुप्त प्रथम का मयूर शैली का सिक्का मिला है। आगे बढ़ा जाए, सातवाहन वंश के काल में सीसा का सिक्का चलाया गया। यहां तक हम लोग आज का टॉपिक रहा। कल हम लोग इस टॉपिक को विराम लेंगे। कल का टॉपिक होगा विदेशी यात्री का विवरण, जिसमें यह टॉपिक विराम लेंगे और विराम के बाद मंडे से हम लोग का पाषाण काल और सिंधु घाटी सप्ताह का काल स्टार्ट होगा। आप लोग कौटिल्य एक्सप्रेस का टिकट और जितने भी ऑफर बैच दिए हैं, कल यह ऑफर समाप्त हो जाएगा। कल कौटिल्य एक्सप्रेस का टिकट का भी ऑफर समाप्त हो जाएगा। 101 रुपया कल 12 बजे रात के बाद हो जाएगा। अतः जिनको लेना है ले लीजिएगा, फिर बाद में नहीं कहिएगा। क्लियर? तो फिर मिलते हैं आज टेस्ट सेट डिस्कशन में, सेट डिस्कशन में मिलते हैं भाई। हाँ, अब टेस्ट का टाइम भी हो गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग टेस्ट डिस्कशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। अब की बार डबल स्टार, जय कौटिल्य, जय बिहार। अब की बार रेलवे पार, जय कौटिल्य, जय बिहार। बीपीएससी वाला 66वां का वैकेंसी आ गया है। 66वीं बीपीएससी का वैकेंसी आ गया। हिस्ट्री काफी घुमाईदार पूछता है, बढ़िया से पढ़िएगा बीपीएससी तैयारी करने वाला। चलिए, जय माता दी, धन्यवाद।